हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 2 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ सेंडिंग मोस्ट नंबर ऑफ एजुकेटेड माइग्रेंट्स टू OECD। कौन सा देश OECD में सबसे अधिक शिक्षित प्रवासियों को भेजने की सूची में सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे जो OECD है इसका फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि मतलब जैसे कोई भी देश है तो वहाँ के जो नागरिक हैं, तो ऐसे कौन से देश है जिसके सबसे ज़्यादा नागरिक जो हैं वो OECD की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाके रह रहे हैं। एजुकेटेड माइग्रेंट्स यानी कि ऐसे माइग्रेंट्स जिनको हाई लेवल की वोकेशनल और एकेडमिक ट्रेनिंग दी गई है। तो इसका राइट आंसर है इंडिया। ओके, इंडिया के सबसे ज़्यादा एजुकेटेड माइग्रेंट्स जो हैं वो OECD की मेंबर कंट्रीज़ में रह रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पे रहा चाइना, तीसरे पे फिलीपींस और चौथे पे UK। तो अभी हाल ही में OECD ने अपना डेटा रिवील किया है और उनके डेटा के अनुसार जो OECD मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लगभग 120 मिलियन माइग्रेंट्स जो हैं यानी अलग अलग देशों के नागरिक जो हैं वो रह रहे हैं। तो इसमें से जो भारत है, भारत ने टॉप किया है। तो 2015-16 से लेके अभी तक लगभग 3 मिलियन हाईली एजुकेटेड माइग्रेंट्स जो हैं वो भारत से जाके OECD कंट्रीज़ में बस चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर चाइना रहा। चाइना से लगभग 2.25 मिलियन जो हैं एजुकेटेड माइग्रेंट्स वो OECD कंट्रीज़ में जा चुके हैं। जो OECD है इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है जो विश्व भर का ट्रेड है उसको सिमुलेट करना और उसकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसकी देखरेख करना। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और प्रेजेंट में OECD में 37 मेंबर कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड एड्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया गया। तो हर साल पूरे विश्व भर में 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे और इस साल की थीम रखी गई थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थीम जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में थीम पूछता है। और ये दिन मनाया क्यों जाता है, तो जो भी लोग हैं जो HIV से पीड़ित हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने एड्स के कारण अपनी जान खो दी उनको याद करने के लिए, उसके अलावा पूरे विश्व भर में एड्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि वो यूनाइट हों और HIV एड्स के खिलाफ लड़ें। तो इस कारण से ये दिन मनाया जाता है हर साल 1 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट आप और याद रखिएगा कि जो HIV है इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस और जो एड्स है इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो कई बार एग्जाम में कई बार साइंस के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है HIV या एड्स का फुल फॉर्म, तो ये भी याद रखिएगा। उसके साथ ही 30 नवंबर को मनाया जाता है डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर। तो ये दिन मनाया जाता है ऐसे लोगों को याद करने के लिए जिन्होंने केमिकल हमले में, केमिकल की लड़ाई में, जब लड़ाई में केमिकल हथियारों का यूज़ होता है तो उन हथियारों में अपनी जान गंवा दी, उन लोगों को याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसको सबसे पहली बार मनाया गया था 2005 में। 2005 से अब तक लगातार 30 नवंबर को मनाया जाता है डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर। उसके साथ ही 29 नवंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। और ये दिन मनाया जाता है क्योंकि 1947 में 29 नवंबर के दिन ही जो असेंबली है उन्होंने रिजोल्यूशन 181 को अडॉप्ट किया था जो कि जो फ़लस्तीन है उसके पार्टीशन से रिलेटेड है। तो 1977 को जो जनरल असेंबली है उन्होंने कहा था कि अब 29 नवंबर को हर साल मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। तो आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लग रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए आज के वीडियो का PDF या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड सोफा 2020 ओवरकमिंग वाटर चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर रिपोर्ट। किस संगठन ने सोफा 2020 ओवरकमिंग वाटर चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर रिपोर्ट जारी की है। तो अभी हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में FAO के नाम से जाना जाता है,
उन्होंने जारी किया है सोफा 2020 रिपोर्ट, और इसकी थीम थी ओवरकमिंग वाटर चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर। ओके, रिपोर्ट थी सोफा 2020 और थीम थी ओवरकमिंग वाटर चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर। तो इस रिपोर्ट में मेनली दर्शाया गया कि जो एग्रीकल्चर है और उसके लिए जो पानी का यूज़ होता है फ्रेश वाटर का, तो कितनी ज़्यादा दिन ब दिन कमी आती जा रही है खेती के लिए उस पानी की, उसके लिए ये रिपोर्ट जारी की गई। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व भर में लगभग 3 बिलियन ऐसे लोग हैं, ऐसे एग्रीकल्चरल एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ पे पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, और इसमें से आधे तो ऐसे हैं जहाँ पे हालत और भी बदतर हैं। साथ ही ये रिपोर्ट में ये भी दर्शाया गया कि पर पर्सन जो फ्रेश वाटर का रिसोर्स होता है वो पिछले 10 सालों में 20% तक और भी नीचे गिर चुका है, और जब खेती के लिए फ्रेश वाटर नहीं होगा तो उसके कारण जो न्यूट्रिशन है और फूड सिक्योरिटी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो भी पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है उनको अर्जेंट एक्शन लेने चाहिए, ओके, ताकि जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे जो फ्रेश वाटर है उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। तो उसके लिए जो भी ज़रूरी इनिशिएटिव हैं या एक्शन है उनको जल्द से जल्द लेना चाहिए। रिपोर्ट को जारी किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंग्यू, हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द बिगेस्ट एफडीआई सोर्स फॉर इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2020। कौन सा देश अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान भारत के लिए सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत रहा है? तो अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने अपना डेटा जारी किया है और उन्होंने बताया है कि 2020 के अप्रैल से सितंबर के बीच के महीनों में जो भारत की एफडीआई है उसका सबसे बड़ा सोर्स बना है सिंगापुर। ओके, सिंगापुर सबसे बड़ा एफडीआई सोर्स रहा है भारत के एफडीआई के क्षेत्र में। वहीं दूसरे नंबर पे रहा यूएसए। ओके, सिंगापुर की तरफ से भारत में लगभग 8.3 बिलियन यूएस डॉलर का एफडी आया है, और यूएसए की तरफ से इस साल 7.12 बिलियन यूएस डॉलर आया है। पिछले साल इसी समय यानी कि अप्रैल सितंबर 2019 में दूसरे नंबर पे था मॉरिशियस, लेकिन इस साल यूएसए ने मॉरिशियस को पछाड़ दिया। और बात करें सिंगापुर की, तो यहाँ की कैपिटल है सिंगापुर, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, प्रेसिडेंट है हालिमा याकूब और प्राइम मिनिस्टर है ली सेन लूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ रिलीज द बुक फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। किस बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक पुस्तक जारी की है? तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने जारी की है किताब जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। और इस किताब में ये दर्शाया गया है कि किस तरह से जो एशिया है और पैसिफिक रीजन है वहाँ की जो इकोनॉमीज़ हैं आपस में कोऑपरेट करके किस तरह से जो कोविड-19 पैंडमिक के कारण इकोनॉमी में गिरावट आई है उससे किस तरह से रिकवर कर सकती हैं और वापस से उस इकोनॉमी को रीबिल्ड कर सकती हैं। इसके अलावा इस किताब में ये भी दर्शाया गया है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं एशिया और पैसिफिक रीजन की, तो उनके बीच में हेल्थ, ट्रेड, फाइनेंस और डिज़ास्टर रिस्क के क्षेत्र में अच्छी तरह से कोऑपरेट करके और स्ट्रेटजी बना के किस तरह से वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको हेल्प मिल सकती है कि जो एशिया है और जो पैसिफिक का रीजन है वहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको और भी ज़्यादा एक्सेलरेट किया जा सकता है। तो किताब को जारी किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ यूबीएस फॉर द जीडीपी ऑफ इंडिया इन फिजिकल ईयर 21। वित्तीय वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए यूबीएस का प्रक्षेपण क्या है? तो अभी हाल ही में यूबीएस ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड मार्केट्स आउटलुक 2021-22 रिपोर्ट जारी की है, और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है जो भारत की जीडीपी है फिजिकल ईयर 2021 में उसमें 10.5% की गिरावट आएगी। 10.5% की गिरावट को बताया गया है। इसके अलावा उन्होंने अपना अनुमान दिया है कि जो आने वाला वित्तीय वर्ष है फिजिकल ईयर 22 वहाँ पे भारत की जीडीपी में 10% का उछाल आएगा, यानी 10% की दर से ऊपर उठेगी जीडीपी। उसके बाद फिजिकल ईयर 2023 में जो भारत की जीडीपी है वो स्टेबलाइज हो जाएगी 6.2% पे। ओके, तो 3 चीज़ें उन्होंने बताई है। फिजिकल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी में 10.5% की गिरावट, उसके बाद फिजिकल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी में 10% का उछाल, और उसके बाद फिजिकल ईयर 2023 में भारत की जीडीपी जो है वो 6.2% पे स्टेबलाइज हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ रैंक्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बाय यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा किस शहर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में स्थान दिया गया है। तो अभी हाल ही में यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी की गई है और उस इंडेक्स के अनुसार जो लाहौर है, पाकिस्तान का लाहौर, वह विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा है नई दिल्ली और तीसरे पर रहा है काठमांडू। और ये जो रैंकिंग है ये डिसाइड किया गया है जो पार्टिकुलेट मैटर होता है यानी पीएम, उसकी रेटिंग के आधार पे। तो जो लाहौर का पीएम रेटिंग था ये था 423, दिल्ली का पीएम रेटिंग था 229 और काठमांडू का पीएम रेटिंग था 178। यानी कि जितना ज़्यादा पीएम रेटिंग उतना ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन। तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसको कैलकुलेट करने के लिए 5 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स को देखा गया था मेनली, जो कि है ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। तो इन 5 एयर पॉल्यूटेंट्स के बेसिस पे ये क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया है और इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। जैसे जो 0 से 50 के बीच में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हैं इनको गुड माना गया। उसके बाद 51 से 100 के बीच में जो क्वालिटी इंडेक्स हैं इनको सेटिस्फैक्ट्री माना गया है। उसके बाद 101 से 200 के बीच में मॉडरेटली पॉल्यूटेड माना गया है। 201 से 300 के बीच में पुअर माना गया है। 301 से 400 के बीच में वेरी पुअर माना गया है और 401 से 500 के बीच का सीवियर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड PPP मॉडल फॉर लेपर्ड रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन। किस राज्य ने तेंदुए के बचाव और पुनर्वास के लिए PPP मॉडल लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने वहाँ पे तेंदुए जो होते हैं लेपर्ड उनके रेस्क्यू यानी कि बचाव और साथ ही रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास के लिए PPP मॉडल लॉन्च किया है। कहाँ की सरकार ने? गुजरात की सरकार ने। तो अभी हाल ही में 12 ऐसे लेपर्ड्स जो कि ह्यूमन एरियाज़ में गए थे और वहाँ पे अटैक किया, तो ऐसे 12 लेपर्ड्स गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास थे। तो उन्हीं 12 लेपर्ड्स को प्राइवेट रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया है जो कि है जामनगर में। और ये जो गुजरात का पहला प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट के बीच में पार्टनरशिप करके। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात की, उन्होंने पार्टनरशिप की है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये जो 12 लेपर्ड हैं इनको सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क जो कि जूनागढ़ में है वहाँ से हटा के ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम में भेजा जा रहा है जो कि है जामनगर में। तो पिछली बार 2014 में लेपर्ड्स के लिए सेंसस कराया गया था भारत में और उस सेंसस के अनुसार भारत में जो लेपर्ड हैं उनकी पॉपुलेशन 12,000 से 14,000 के बीच में है। और ये प्रोजेक्ट लाया गया है गुजरात में। तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इंडियन स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। ओके, नागालैंड में हर साल हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक। और 1 दिसंबर को एक्चुअली में जो नागालैंड है उनका स्टेटहुड डे है, यानी कि स्थापना दिवस है नागालैंड का। तो इस साल वैसे तो हर साल ये 10 दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है, लेकिन इस साल पेंडेमिक के चलते इसे सिर्फ 5 दिन तक मनाया जाएगा। यानी ये 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक मनाया जाएगा इस साल। तो इस साल इसका 21वां संस्करण मनाया जाएगा इस फेस्टिवल का। और ये जो फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसका नाम दिया गया है एक इंडियन बर्ड है जिसका नाम है हॉर्नबिल बर्ड। तो इस बर्ड के ऊपर इसका फेस्टिवल का नाम दिया गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये मनाया जाता है नागालैंड में। और ये मनाया क्यों जाता है? तो इस फेस्टिवल के दौरान जो नागालैंड के पीपल्स हैं, उनकी जो जनता है, वहाँ के लोग हैं, वो अपने एरिया का जो उनका कल्चर है, रिच कल्चर है, वो दिखाते हैं। जो वहाँ का ट्रेडिशनल म्यूज़िक है उसको दिखाते हैं, उसका शोकेस करते हैं। जो वहाँ के डांसेस हैं लोकल वो दिखाते हैं। जो वहाँ के लोकल क्विजीन हैं उनका भी शोकेस होता है। उसके अलावा जो हैंडी क्राफ्ट हैं यानी जो वहाँ की कलाएँ हैं, और वहाँ पे उनके लिए वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है, आर्ट वर्कशॉप। तो एक तरह से जो नागालैंड का जो भी कल्चर है, आर्ट है और जो खाने पीने की चीज़ें हैं, म्यूज़िक है, डांस है, उनका शोकेस करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल को ही फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। नागालैंड की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, गवर्नर हैं RN रवि और कैपिटल है कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड आदि महोत्सव टू शोकेस ट्राइबल कल्चर।
आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए आदि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स जो कि हैं अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने लॉन्च किया है आदि महोत्सव। और ये महोत्सव क्यों मनाया जाता है? तो जो ट्राइबल हैं यानी जो भी जनजातियां हैं उनका क्या कल्चर है, उनका क्या क्यूजीन है यानी खाने पीने की चीज़ें, उसके अलावा जो उनकी क्राफ्ट हैं, कलाएं हैं, इन सब चीज़ों को शोकेस करने के लिए ये आदि महोत्सव मनाया जाता है। तो इसी को लॉन्च किया गया है अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। तो सबसे पहली बार आदि महोत्सव 2017 में मनाया गया था। इस साल इसको 1 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। ये फेस्टिवल 10 दिनों तक चलेगा आदि महोत्सव, और पेंडेमिक के कारण ये वर्चुअल फॉर्मेट में चलेगा। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है ट्राइफेड के द्वारा, यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये फेस्टिवल मनाया जाता है ताकि जो देश के अलग अलग कोने में ट्राइबल्स पीपल रह रहे हैं, लोग बाग उनकी जो विविध क्राफ्ट है, उनका कल्चर है, जो उनकी खाने पीने की चीज़ें हैं और जो उनकी कम्युनिटीज़ हैं उनसे वाकिफ़ हो, उनके बारे में जान सकें। और इस साल का जो 2020 का एडिशन है, इसका मेन फोकस होगा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनका क्राफ्ट और कल्चर का शोकेस करना। तो ये देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर। सबसे पहले है AR रहमान बिकम्स एम्बेसडर फॉर बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया 2020-21। AR रहमान जी को अभी हाल ही में बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया 2020-21 के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है न्यू लिजर्ड स्पीसीज क्रेमसपिस अवसाबीने हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन ईस्टर्न घाट्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाटों में क्रेमसापिस अवसाबीने नामक छिपकली की नई प्रजाति मिली। विराट कोहली बिकम्स फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 22,000 इंटरनेशनल रन्स। विराट कोहली 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने। नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज़ मेड मैंडेटरी टू ऐड 0 एज प्रीफिक्स फॉर कॉलिंग मोबाइल फ़ोन्स फ्रॉम लैंडलाइन फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने मैंडेटरी कर दिया यानी अनिवार्य कर दिया है कि अगर कोई पर्सन लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन पर कॉल कर रहा है तो जिस नंबर पे वो कॉल कर रहा है, सपोज़ किसी मोबाइल नंबर पे वो कॉल कर रहा है, तो उसे उस नंबर के पहले 0 ऐड करना पड़ेगा। और ये लागू कब से होगा? 1 जनवरी 2021 से। नेक्स्ट है BSF ऑब्जर्व 56th रेजिंग डे ऑन 1 दिसंबर 2020। 21 दिसंबर 2020 को BSF ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा। मोल्डोवा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच टेरिटरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द लार्जेस्ट फुली प्रोटेक्टेड मैरीन रिजर्व ऑफ एटलांटिक ओशियन। इस क्षेत्र को अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ट्रिस्टन डे कुन्हा। ये ट्रिस्टन डे कुन्हा को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महासागर का सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।